नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का। और आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वह होगा जीके जीएस का। और जीके और जीएस में हम लोग किताब और उनके लेखक के 2 पार्ट हल कर चुके हैं। आज का हमारा 3rd पार्ट है और यह किताब और उनके लेखक पर आखिरी हमारा ये पार्ट होने वाला। फिर अगले वीडियो हम लोग नए टॉपिक पे शुरुआत करेंगे जीके और जीएस को। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही धमाकेदार अंदाज में अपने आज के सेशन को। प्रश्न नंबर 1 है, परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का लेखक कौन है? प्लिनी है, टॉलमी है, पेरिप्लस है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए बाबू, जो परिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है इसका लेखक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है, यानी कि ये अननोन यहाँ पे मालूम पड़ता है कि ये अननोन लेखक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इस पुस्तक का जो संकलन हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, मतलब अनुवाद किया गया है, एक भाषा दूसरे भाषा में अनुवाद किया गया है, तो वह अनुवाद करने वाले का नाम है आपका GW.B. हस्टिंगफोर्ड। क्या नाम है? हस्टिंगफोर्ड नाम है उनका, ठीक है। तो ये उनका नाम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, कौन सा है? बीजक है, रत्नावली है, आदि ग्रंथ है या फिर भक्ति सागर है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बिल्कुल सही होगा बाबू, ठीक है। तो देखिए, जो बीजक है वह कबीरदास जी का सबसे मतलब ये माना जाता है कि इस पुस्तक को, जो कबीर पंथ को मानने वाले लोग हैं वह इस पुस्तक को बहुत ही पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इस पुस्तक में कबीरदास जी ने बताया था कि मैंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा। तो इसी पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यह पुस्तक कबीरदास जी ने नहीं लिखा है, लेकिन उनके अनुयायी मानते हैं। और उन्होंने बोला भी है कि वह सिर्फ बोलते थे, लिखने कार्य कोई और करता था, जो कि भग्गू नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें कितने अंग हैं, तो बीजक में कुल मिलाकर के 11 अंग है, ठीक है। कितने अंग है? तो 11 अंग है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई किस भाषा में हुई थी? हिंदी में हुई थी, संस्कृत में हुई थी, अवधी में हुई थी या फिर मैथिली में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका जो मतलब इस ग्रंथ की रचना हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। और इसका जो लेखन था, यानी कि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जो है इस रामायण के रचनाकार होते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसी रामायण पर, ठीक है, रामायण पर और रामचरितमानस पर आधारित एक सीरियल भी बन चुका है, जो कि DD1 पर, जो कि पहले नाम इसका दूरदर्शन होता था, कि DD1 पे एक सीरियल भी आ चुका है रामायण नाम से। और यह जो रामायण सीरियल था, यह रामायण और रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस और वाल्मीकि जी का रामायण, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर के एक सीरियल बनाया गया था DD1 पे, जिसका नाम था रामायण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, प्रश्न नंबर 4 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास की कृति नहीं है, तो 3 कृतियां होंगी और एक कृति नहीं होगा। तो देखिए कौन सा नहीं होगा। पहला दिया है सारिपुत्र पराक्रम, ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम। तो इनमें से आपका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारिपुत्र पराक्रम जो है वो कालिदास का नहीं है, बल्कि किसका है, यानी किसने लिखा है इसको? अश्वघोष ने लिखा है, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। यानी कि सारिपुत्र पराक्रम जो है इसका लेखन कौन किया है? अश्वघोष ने किया हुआ है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? फिर से प्रश्न है, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज हो चुके हैं। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या फिर ऋतु संहारम या फिर कादंबरी। तो इसमें जो कादंबरी है वह कालिदास की कृति नहीं है। अगर हम बात करें कादंबरी की, तो यह किसकी कृति है? तो यह है बाण भट्ट की है। किसकी है? तो बाण भट्ट, ठीक है। ये इनके रचनाकार हैं, यानी कि कृति इन्होंने ये लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है, कुमार संभवम है, 10 कुमार चरितम है। तो इनमें सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहां पर बी ऑप्शन जो है वह जो लेखक है वह पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। वही महाभाष्य के अगर हम लेखक की बात करें तो पतंजलि जी हैं। कौन है? आपके पतंजलि जी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी मैंने बता दिया पाणिनि। कुमार संभवम,
तो कुमार संभवम के जो लेखक हैं वह आपके हैं कालिदास हैं। ठीक है, कौन है? कालिदास है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है, इसका भी चर्चा कर लेते हैं कि 10 कुमार चरितम का लेखक कौन है। तो मैंने आपको बताया भी था कि इसके लेखक जो हैं वह डांडी हैं। कौन है? आपके डांडी इसके लेखक है। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, किस में लिखा गया है? तुर्की में लिखा गया है, अरबी में लिखा गया है, उर्दू में लिखा गया है या फिर फारसी में लिखा गया है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तुर्की में लिखा गया है। अब हम बात करें अगर कि जो बाबरनामा है, ठीक है, बाबरनामा जो है वह मुगल सम्राट के पहले, मुगल जो सम्राट है, मुगल साम्राज्य है, ठीक है, मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट, जो पहला इसका सम्राट था मुगल साम्राज्य का, वो बाबर थे और बाबर के ही जीवन पर यह लिखा गया है बाबरनामा। और यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की, किसमें लिखा है? चगताई तुर्की में लिखा हुआ है। ठीक है, यह भाषा है इस पुस्तक की। अब बात करते हैं कि जो बाबरनामा है वह किस बारे में लिखा गया है। तो इसमें उन्होंने अपने उज्बेकिस्तान की फरगना वादी में गुजारा हुआ बचपन और यौवन तथा बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप में आक्रमण और कब्जा की घटनाओं का इन्होंने क्या किया हुआ है? ये जो सारे के सारे जो घटनाएं हुई हैं, इन्हीं का जो जिक्र है वह बाबरनामा में बाबर ने किया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमेश्वर तृतीय है, कल्हड़ है, पृथ्वीराज चौहान है या फिर सोमदेव है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोमदेव जी हैं, ये कथा सरित सागर के लेखक हैं। और यह पुस्तक जो है संस्कृत कथा साहित्य का शिरोमणि ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिरोमणि ग्रंथ कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि संस्कृत भाषा का जो संस्कृत भाषा साहित्य है, इसका शिरोमणि ग्रंथ किसको कहा जाता है? तो कथा सरित सागर को कहा जाता है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव जी हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है कि प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय में से संबंधित है? रसायन से संबंधित है, दर्शन से संबंधित है, गणित से संबंधित है या फिर चिकित्सा से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा सही होगा? गणित से संबंधित। क्या है? गणित से संबंधित है। अगर हम बात करें अगर लीलावती की, तो जो लीलावती पुस्तक है ये क्या है? तो लीलावती पुस्तक जो है भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? भास्कर द्वितीय के द्वारा यह लिखी गई है। और यह कब लिखी गई थी? तो 1150 ईस्वी में यह लिखी गई थी, यानी कि एडी में। ठीक है, अभी बात करें कि इसकी जो रचना हुई, यानी कि जो रचना हुई है गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ के रूप में इसकी रचना हुई थी। और इस रचना में, यानी जो आपका ये लीलावती पुस्तक है, इस पुस्तक में कुल मिलाकर के 625 श्लोकों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? 625 श्लोक की रचना की गई है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी जानकारी अच्छी लग रही होगी। प्रश्न नंबर 10 दिया है कि विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्हड़ है, पन्ना है, पंपा है या फिर रन्ना है? तो कौन है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सॉरी, यहाँ पे एक मिनट बता रहे हैं आपको, सॉरी यहाँ पे डी नहीं बल्कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बिल्हड़ यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो विक्रमांक देवचरित है यह बिल्हड़ के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें जो वहाँ के राजा थे, ठीक है, विक्रमचरित जो है वो राजा थे, उन्हीं के बारे में ये चीजें लिखी गई हैं। अब यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया है और इसी के साथ हम लोग आज का जो पुस्तक और उनके लेखक का जो सेशन है टॉपिक वाइज वह हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक पर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को कभी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो भी सब्जेक्ट वाइज आप लोग को यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हल कराया जा रहा है, उसके साथ साथ आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको टाइमिंग दिया गया है कि 6 AM पे आप लोगों को बीएड, स्पेशली बीएड के लिए करंट अफेयर्स चलाया गया है। सभी एग्जाम के लिए मैं यहाँ पे नहीं चला रहा हूँ करंट अफेयर्स, सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए। इसके बाद जीके और जीएस का सेशन जो होगा वह 10 AM पे कराया जाएगा। इसके अलावा 11 AM पे आप का समान हिंदी का चलाया जाएगा। यानी ये जो ये तीनों सेशन जो है वो आपके यूपी बीएड के फर्स्ट पेपर, ठीक है, जो फर्स्ट पेपर होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अब सेकंड पेपर जो है उसमें आपका रीजनिंग और मैथ जो होता है वह 4 पीएम पे चलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन 50 क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके आप लोग, इसलिए आप लोग को टॉपिक वाइज रीजनिंग का भी सेशन कराया जाएगा। इसके अलावा आर्ट्स ग्रुप की तैयारी भी आप लोग की शुरू करने वाला हूँ जल्द ही, जो कि 5 पीएम पे आप लोग का शुरू होगा। ठीक है, अगर आप इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्द से जल्द आप लोग अपनी क्लासेस भी टाइम टू टाइम अटेंड किया करिए।